ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के देश में कई स्तर पे काम चल रहे हैं। कार्रवाई का जो सिलसिला है वो ज्यादा ही बढ़ गया है। निर्णय की रिपोर्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद ही उसके ऊपर में कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करना। देश के भीतर भी कुछ ऐसी हलचल है जो नागवार गुजर रही है। आतंकवाद से सिर्फ भारत ग्रसित नहीं है, पूरा विश्व ग्रसित है। और आतंकवाद को कहीं से खाद और पानी मिलता है तो पाकिस्तान है। ममता बनर्जी ये कह रही है पार्टी से पहले पूछना चाहिए। ममता जी की पार्टी में गुटबाजी है और उसके कारण ये विवाद पैदा हुआ। कांग्रेस ने भी यही कहा कि हमने जो 4 नाम भेजे थे उनमें से आपने तो किसी को सेलेक्ट नहीं किया। योग्यता और अयोग्यता का कोई पैमाना होता है कि नहीं होता है? छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी आबादी जो है गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। छत्तीसगढ़ में किसी की भूख से मृत्यु नहीं होती है। छत्तीसगढ़ में कोई भूखा नहीं सोता है। विकास जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगर आपके पास में साइकिल आ गई तो आपको स्कूटर चाहिए, स्कूटर आ गई तो आपको कार चाहिए, कार आ गई तो फिर आपको मर्सिडीज चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के देश में कई स्तर पे काम चल रहे हैं। एक तरफ जहां संसदीय समिति जो है उनकी कमेटी गठित की गई है 7 सदस्यों के द्वारा, जो कि अलग अलग देशों में जाएगी और ऑपरेशन सिंदूर से लेकर के पाकिस्तान के आतंकवाद के बारे में विस्तार से बताएगी। वहीं दूसरी तरफ देश के भीतर भी कुछ ऐसी हलचल है जो नागवार गुजर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में विजय शाह को लेकर सुनवाई हुई और यह मामला अब 28 तारीख को स्टेटस रिपोर्ट पर जाकर अटक गई है। यानी कि इस मामले में एसआईटी का गठन हुआ है और यह एसआईटी अपनी स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में सौंपेगी, उसके बाद ही अब कुछ फैसला होगा। हालांकि उन्हें गिरफ्तारी से राहत जरूर दी गई है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी हैं। सबसे पहले तो सर ये जानना चाहते हैं कि आज कोर्ट में बहुत ही बड़ा एक हाई प्रोफाइल मामला चल रहा है, इस पे सबकी नज़र है। विजय शाह को लेकर के उनकी गिरफ्तारी से थोड़ी राहत तो मिली है, लेकिन कार्रवाई का जो सिलसिला है वो ज़्यादा ही बढ़ गया। क्या कहेंगे आप? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी निर्णय किया है, अब उस निर्णय की रिपोर्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद ही उसके ऊपर में कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करना उचित होगा, क्योंकि अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। चलिए, दूसरा सवाल मैं ये करता हूं कि एक तो ये है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के संसदीय सांसदों की जो एक कमेटी है वो अलग अलग मुल्कों में जाएगी और भारत के बारे में, भारत का जो पक्ष है आतंकवाद को लेकर के वो रखने जा रही है। आप कैसे देखते हैं, क्या ये एक बहुत ही बड़ा एक माइलस्टोन साबित होगा जिस तरह से आतंकवाद की लड़ाई चल रही है? आतंकवाद से सिर्फ भारत ग्रसित नहीं है, पूरा विश्व ग्रसित है और पूरा विश्व आतंकवाद के विरोध में है। और अब तो ये साबित हो गया है कि आतंकवाद की जननी कोई है और आतंकवाद को कहीं से खाद और पानी मिलता है तो पाकिस्तान है। और इसको एक्सपोज करने के लिए भारत के सभी दलों की, संयुक्त दलों की समिति विश्व के विभिन्न देशों में जाएगी और वहाँ पर बताएगी कि किस प्रकार से आतंकवाद को पनाह देकर, आतंकवाद को खाद पानी बीज देकर और पाकिस्तान उसको बढ़ा रहा है और उसके कारण पूरे विश्व में अशांति पैदा हो रही है। भारत के जनजीवन में तो अशांति पैदा करने का काम कर रहा है। और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस सिंदूर में भारत ने कभी भी किसी भी सिविलियन पर हमला नहीं किया, आतंकवादियों के टेरर के कैंप पर हमला किया। और पाकिस्तान उसके बाद भी गुर्राता है, तो उसकी गुर्राहट को समाप्त करने के लिए पूरा विश्व एक मत हो और इसके लिए विभिन्न राजनीतिक दलों को मिलाकर जो सांसदों की कमेटी बनी है वो पूरे विश्व के विभिन्न देशों में जाएगी और बताएगी। कांग्रेस और ममता जी जो इसके ऊपर में कुछ आपत्ति कर रहे हैं, ये पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं है कि जिसमें सभी दलों से पूछकर उनके सदस्यों के नाम लिए जाए। ये सरकार के द्वारा विश्व के विभिन्न देशों में भारत का पक्ष रखने के लिए कमेटी बनाई गई है। इसलिए जिनको योग्य मानते हैं उनको सरकार ने लिया है। और ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि जो पार्टी से पहले पूछना चाहिए, पार्टी का ये अख्तियार है कि वो किसको भेजेंगे किसको नहीं भेजेंगी। इस परंपरा का निर्वहन जो है भारत सरकार नहीं कर रही है। कांग्रेस ने भी यही कहा कि हमने जो 4 नाम भेजे थे उनमें से आपने तो किसी को सेलेक्ट नहीं किया, आपने अपने से चुन लिया। तो क्या ये अंदरूनी राजनीति पार्टी के भीतर की, सरकार की, क्या ये बाहर भी छवि खराब नहीं करेगी? ये कोई बाहर छवि नहीं है, बाहर के लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं है। उनको तो ये मालूम है कि पार्लियामेंट मेंबर का एक डेलीगेशन भारत का पक्ष रखने के लिए और पाकिस्तान को बेआबरू करने के लिए उनके देश में गया है। ये तो उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है कि उनके जो कांग्रेस में गुटबाजी है या ममता जी की पार्टी में गुटबाजी है और उसके कारण ये विवाद पैदा हो रहा है। भारत सरकार चाहे अगर कहा जाए कि इसके ऊपर उन्हीं की बात क्यों नहीं मानती है, उनके सदस्य की क्यों नहीं, अगर ये सदस्य भारत सरकार चुन रही है तो फिर नाम क्यों भिजवा रही है उनको? आप ये बताएं
कि योग्यता और अयोग्यता का कोई पैमाना होता है कि नहीं होता है। भारत सरकार जिसको ये मान रही है कि सही तरीके से भारत का पक्ष विश्व में रखा जा सकता है, उनको सरकार ने चुना है। इसमें कौन सी गलत बात है। छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जिस तरह से पिछले दिनों एक और फिर से बड़ा ऑपरेशन चला नक्सलियों के खिलाफ, आगामी दिनों में किस तरह की जो है एक तो हो गया नक्सलवाद से लड़ाई चल रही है, जो वहाँ की जो एक ह्यूमैनिटी है, जो आम जनजीवन है, उसके विकास को लेकर के आप की सरकार की तरफ से राज्य सरकार और केंद्र सरकार क्या कर रही है आगामी दिनों में। देश के प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में, अमित शाह जी के नेतृत्व में और विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन में जो हमारी सुरक्षा फोर्स हैं, वो नक्सलवाद को मार्च 2026 तक जो समाप्त करने का संकल्प है, उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। और अभी तक पिछले 1.5 साल में 300 से ज़्यादा नक्सलवादियों को मारा गया है। उनके जितने ठिकाने हैं, उनके जितने शेल्टर हैं, उनके जितने बंकर हैं, उनको ध्वस्त किया गया है। और मुझे लगता है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद समाप्त होगा और ऐसा क्षेत्र जो जंगलों से घिरा हुआ है, जहाँ पर आदिवासी रहते हैं, उन क्षेत्रों का विकास और तेज़ी से होगा। और सरकार ने योजना बनाकर उन क्षेत्रों का विकास भी शुरू कर दिया है कि जिन जिन गाँवों में नक्सलवाद समाप्त हो रहा है, वहाँ पर स्कूल खुल रहे हैं, वहाँ पर हॉस्पिटल खुल रहे हैं, वहाँ पर सड़क बन रही है, वहाँ पर प्रधानमंत्री आवास दिए जा रहे हैं, तो तेज़ी से सरकार उन क्षेत्रों का विकास करेगी। एक चीज़ और देखी गई है कि आज के बदलते दौर में जैसा कि हमने नया वॉरफेयर भी देखा, तो टेक्नोलॉजी का बड़ा महत्व रहा है। और इसी तरह से चीज़ें छत्तीसगढ़ में जो है सेमीकंडक्टर यूनिट भी लगा है, जो कि माना जा रहा है कि भारत के लिए पाथ ब्रेकिंग होगा। छत्तीसगढ़ इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए कितना और ज़्यादा अहमियत से रखता है और आगे बढ़ रहा है इसके अलावा। देखिए, विकास के जितने पैमाने होते हैं, जिन चीज़ों की आवश्यकताएं होती हैं, छत्तीसगढ़ में बिजली है, छत्तीसगढ़ में कोयला है, छत्तीसगढ़ में स्टील है, छत्तीसगढ़ में मैग्नीज है, छत्तीसगढ़ में एल्युमिनियम है। तो छत्तीसगढ़ को विकास के ऊंचाई तक उड़ने के लिए पर्याप्त आकाश मिला हुआ है और उस दिशा में लगातार सरकार काम कर रही है और इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है। छत्तीसगढ़ 0 पावर कट स्टेट है, पूरे देश को बिजली देने की क्षमता रखता है। तो छत्तीसगढ़ बहुत तेज़ी से डेवलप होगा और जैसा मोदी जी का सपना है कि 2047 में भारत विकसित भारत बने, वैसे ही छत्तीसगढ़ भी विकसित छत्तीसगढ़ बनेगा। आखिरी सवाल पूछूंगा। एक तरफ नक्सलवाद को लेकर के मार्च 2026 का जो है डेडलाइन दे दिया गया है, विकसित भारत का 2047 का टारगेट है। छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी आबादी जो है गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। ये विकास का जो गंगा है, उनके घरों तक कब तक पहुँचेगी, इसका भी कोई डेडलाइन है? देखिए, विकास जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगर आपके पास में साइकिल आ गई तो आपको स्कूटर चाहिए, स्कूटर आ गई तो आपको कार चाहिए, कार आ गई तो फिर आपको मर्सिडीज चाहिए, फिर आपको BMW चाहिए। तो विकास का रुकने वाली धारा नहीं है, विकास तो लगातार होने वाला है। और छत्तीसगढ़ में आज पर्याप्त मात्रा में, छत्तीसगढ़ में किसी की भूख से मृत्यु नहीं होती है, छत्तीसगढ़ में कोई भूखा नहीं सोता है, छत्तीसगढ़ में जो पढ़ना चाहता है उसके लिए पढ़ाई की व्यवस्था है, छत्तीसगढ़ में रोजगार भी उद्योगों के माध्यम से निजी क्षेत्रों में पर्याप्त रूप से मिल रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ का विकास आज की तारीख में सबसे तेजी से विकसित होने वाला कोई शहर है तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, और देश में सबसे तेजी से विकसित होने वाला कोई राज्य है तो छत्तीसगढ़ राज्य है। थैंक यू सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे बृजमोहन अग्रवाल, जिनका कहना है कि देश चाहे ऑपरेशन सिंदूर का मसला हो या फिर छत्तीसगढ़ के विकास का मसला हो, हर तरफ से जो है वो आगे बढ़ने की दिशा में काम कर रहा है। कैमरा पर्सन मोनू कुमार के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली।